नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में फिलहाल ये बैठक जारी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव बैठक में मौजूद बताई जा रही। संगठन महामंत्री राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक का हिस्सा है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। दरअसल 2024 को लेकर के अभी से बीजेपी के तरफ से बैठकें की जा रही है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अब भी जारी बताई जा रही है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात में दोनों चरणों का चुनाव अब खत्म हो चला है और हिमाचल और दिल्ली में भी अब चुनाव पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। अब बस कुछ घंटों का इंतजार और है और फिर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल पर नजर डालें तो गुजरात में लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है, तो वहीं हिमाचल में भी सत्ताधारी बीजेपी के सरकार में बरकरार रहने के संकेत भी मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में सबसे बड़ा फेरबदल दिल्ली एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार यह कहा जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में इस बार तख्ता पलट होने की आशंका जरूर सामने आ रही है। गुजरात में चुनावी शोर अब पूरी तरह बंद हो चुका है। दोनों चरणों में हुए मतदान में जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर पर टिकी हैं। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के रिजल्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को एक बार फिर बहुमत मिलने के आसार हैं, यानी हिमाचल में एक बार फिर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती दिख रही है। ZBARC के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, आप को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, तो अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी पार्टी को 0, तो अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें इंडिया टीवी की, तो उसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31, आपको कोई सीट नहीं, तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक के आंकड़ों में बीजेपी को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33, आपको 0 से 1 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात गुजरात की। यहाँ भी जनता ने एक बार फिर बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बनाया है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 128 से 140, कांग्रेस को 31 से 43, आपको 3 से 11, अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। आज तक के मुताबिक बीजेपी को 129 से 151 सीटें, कांग्रेस को 16 से 30, आपको 9 से 21, तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। TV9 के आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आपको 3 से 5 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक टीवी के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आपको 2 से 10, तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको दिखाते हैं कि 4 दिसंबर को दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव का कैसा रहेगा रुझान। इस बार इस चुनाव में 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी दिखाई दे रही हैं। तमाम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी को इस बार महज 71 से 93 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है वो ये कि आम आदमी पार्टी को 145 से 171 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलेंगी, जबकि अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल के दावे अगर सच साबित हुए तो गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम में 15 साल से काबिज बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से एमसीडी दिल्ली में क्या फेरबदल होगा, क्या तख्ता पलट होगा, या फिर 15 सालों से जिस तरीके से एमसीडी पर बीजेपी काबिज है, क्या 16वें साल भी एक बार फिर से एमसीडी की कमान बीजेपी के हाथ जाएगी, और हिमाचल का क्या रुख है, और साथ ही गुजरात में आखिर किसका सिक्का बोल रहा है, इस पर भी हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं
आनंद आनंद जरा ये बताइए कि गुजरात में तो कहा जा रहा है कि कमल खिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एमसीडी का जिक्र कर रहे हैं तो झाड़ू चलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल का रुख अब तक साफ नहीं। जी, मैं आपको बता दूं, मैं खुद हिमाचल और गुजरात में मैंने खुद गया था, रिपोर्टिंग की थी, मैंने लोगों से बात की थी, तो उन्होंने साफ बताया था कि हिमाचल और गुजरात में जैसे कि हमारे महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आंकड़े कुछ उसी के हिसाब से होंगे और लगातार इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी रिपीट करेगी। अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल का एक दस्तूर है, कहते हैं कि हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदल दी जाती है, लोगों का कुछ नज़र बदल जाए तो वहाँ रिवायत बदल जाती है। लेकिन अब की बार बताया जा रहा है बीजेपी रिपीट करेगी, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं में उत्साह है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली बीजेपी की एमसीडी में इस वक्त बीजेपी के लिए एक बैड न्यूज़ ये आ रही है कि तमाम आंकड़े और हमारा महा एग्जिट पोल वो दर्शा रहा है कि एमसीडी से बीजेपी को इस बार रुखसत होना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लगातार इसको लेकर काफ़ी कोशिश की थी। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी ही थी, तो तमाम नेता, जिसमें से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने रोड शो किए थे, लोगों से जनसभाएं की थी और बीजेपी को लेकर वोट करने की अपील की थी। लेकिन वो अपील इस बार अभी तक हमारे महासर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी वहां से रुखसत होगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात और हिमाचल, जहां बीजेपी की सरकारें थी और वहां रिपीट करेगी बीजेपी। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों में निकाली गई राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने कोशिश भी की कि बकायदा थोड़ा सा ग्राफ तो आप ऊपर जाए, लेकिन आपने उनका अभी तक जिक्र नहीं किया। क्या हम ये मान करके चले कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे तमाम राज्यों से? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कांग्रेस का जिक्र इसलिए नहीं कहा कि उनकी पॉलिसी और प्लानिंग आजकल लगातार विवादों में रही है। उसका कारण एक और है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से निकाली, जबकि बड़े चुनाव गुजरात हिमाचल में थे, वहां से इसके तमाम नेता नदारद रहे, जिसके कारण आज जो कांग्रेस टक्कर में हुआ करती थी आज हाशिए पर है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं गुजरात में नंबर 2 पे रहेगी। लेकिन अगर हिमाचल में कांग्रेस कुछ करती या कुछ भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल से निकलती तो हो सकता है कि कुछ हालात उधर अंतर होते। तो लेकिन उसकी प्लानिंग और पॉलिसीज पर लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं, जिसका रीज़न एक और है कि तमाम चुनाव वाले क्षेत्र से कांग्रेस अलग रही है, जिसके कारण हो सकता है जो सत्ता कांग्रेस के हाथ आ सकती थी वहां अब बीजेपी रिपीट करेगी हिमाचल में, जिसके चलते लगातार लोग इसको लेकर व्यंग्यात्मक तौर पर बोल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन आनंद, अगर बात दिल्ली एमसीडी चुनाव की करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे बढ़त मिलती हुई आम आदमी पार्टी को। पहले दिल्ली सरकार पर काबिज हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता जिस तरीके से दिल्ली में खोला, उसके बाद से पंजाब का रुख कर लिया, उसके बाद अब धीरे धीरे विस्तार ढूंढने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। एमसीडी में भी क्या इस बार तख्ता पलट होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लगातार आम आदमी पार्टी अपने विस्तार को लेकर कोशिश कर रही है। उन्हें तमाम कोशिश की, गुजरात में कोशिश की, हिमाचल में कोशिश की और दिल्ली में। तो एमसीडी में तो उनके लिए कुछ अच्छी खबरें देखने को भी मिल रही हैं। हो सकता है हमारे कवरेज में महापोस्ट में भी साफ दिखाया जा रहा है कि एमसीडी पे हो सकता है आम आदमी पार्टी का कब्जा हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, जब तमाम अगर जीत भी जाती है आम आदमी पार्टी तो मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, लेकिन वो उसको भी एमएचए के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जीतने के बाद भी हालात के तस्वीर रहेंगे। हो सकता है एमएचए के अंडर में उसे काम करना पड़े और उसके बाद जो भी होगा उसके साथ बीजेपी लगातार काम करती रहेगी और हो सकता है वो अपने कमबैक को लेकर भी कोशिश करती रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने कोशिश की थी कि एमसीडी में दोबारा काबिज हुआ जा सके, लेकिन 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी इन नेताओं के रैली जनसभाओं पे भी भारी पड़ता दिख रहा है। हमारे महा एग्जिट पोल में आप साफ देख सकते हैं और हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, तमाम खबरें भारत 24 हम दिखाते रहेंगे कि कैसे कल का दिन दिल्ली बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है। पिछले 15 साल से बीजेपी जो एमसीडी पे काबिज थी उसके लिए कल का दिन बेहद ही अहम है। कल रिजल्ट आना है और हमारे महा कवरेज में साफ दिखाएंगे हम कि किसकी जीत होती है। बिल्कुल आनंद, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए 7 दिसंबर जहां महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स के लिए, तो वहीं 8 दिसंबर का दिन जब हिमाचल और गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार को एक बार फिर मौका मिलता है या फिर तख्ता पलट होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक से ये पूरा मामला सामने आया। कर्नाटक में 3 युवकों को कार से कुचलने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। मामूली बहस से गुस्साए एक कार सवार युवक ने 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की। एक युवक की हालत गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक एक फॉर्च्यूनर कार
बिना इंडिकेटर के ही मुड़ रही थी और तभी सामने से कार में आ रहे युवकों ने हाथ का इशारा किया और बिना इंडिकेटर लगाए चलने पर आपत्ति भी जाहिर की। तो फॉर्च्यूनर कार चला रहे दर्शन और उसके पिता ने कार रोकी और दूसरी कार में सवार युवक के साथ बहस और मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट के बाद से राहुल नाम के एक युवक का चश्मा सड़क पर गिर गया। चश्मा ढूंढने में राहुल के दोनों दोस्त लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही दोस्त ढूंढने की कोशिश करने लगा, अचानक तभी तीनों को दर्शन ने कार से कुचलने की कोशिश की और 50 मीटर तक तीनों को घसीटा भी। तीनों घायल युवकों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है संयुक्त राष्ट्र से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ही भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। The victims of the 26/11 Mumbai terror attacks were remembered in India and several other countries. Be it Mumbai or Mosul, India strongly believes that the credibility of our collective fight against terrorism can be strengthened only when we can ensure accountability for the grave and inhuman acts of terror committed by terrorists and take strong measures against those who encourage, support and finance. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिंदू महासभा के ऐलान को लेकर के दरअसल सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सड़क पर उतरे एसएसपी और डीएम। एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। 8 नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। दरअसल 6 दिसंबर का दिन यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि 8 दिसंबर को हुई कार सेवकों पर हमला किया गया था और वो उस वक्त जो मामला चल रहा था बाबरी मस्जिद विध्वंस का, वो मामला जिस दौरान कार सेवकों पर हमला हुआ था। लेकिन आज देखिए 6 दिसंबर को ही ये दिनेश शर्मा की तरफ से ऐलान किया गया था। पहले योगी आदित्यनाथ को एक खून से लिखा खत के जरिए और कहा गया था उस खत में कि 6 दिसंबर को हम मथुरा के शाही ईदगाह के ठीक सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद से सुभाष चंद्र बोस के प्रपुत्र की भी एंट्री हुई और उन्होंने भी कहा और लोगों से अपील की कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि सनातन को अब एक साथ जुटना और खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ देश भर के कोने कोने में होना चाहिए, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। मथुरा की जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो वहीं पूरे मथुरा में धारा 144 लगा दी गई है और कई ऐसे नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कुल 8 नेता बताए जा रहे हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे एक शख्स को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि वो शख्स कोशिश कर रहा था हनुमान चालीसा के पाठ के लिए ईदगाह मस्जिद के पास पहुंचने का। और उसके बाद दूसरी तस्वीर मथुरा के धारा 144 जब लागू की गई वहां की, जब चेकिंग चल रही थी पुलिस द्वारा, तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार। 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन के द्वारा शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ के ऐलान के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं शाही ईदगाह पर। यह वही शाही ईदगाह का रास्ता है जो कि शाही ईदगाह जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से जो निगरानी है वो रखी जा रही है। खुद डीएम और एसएसपी इस चीज़ का पूरा संज्ञान ले रहे हैं, सड़कों पर उतरकर भ्रमण कर रहे हैं और जो भी गतिविधियां हो रही हैं सब पे नज़र रखी जा रही है। आने जाने वाहनों को चेक किया जा रहा है और जो लोग शाही ईदगाह के अंदर एंट्री कर रहे हैं उन सब के ऊपर नज़र रखी जा रही है। और इस सुरक्षा में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा है उससे उसकी नज़र की जा रही है, जिससे कि कोई जो अप्रिय घटना है वो ना घटे। पवन शर्मा, भारत 24, मथुरा।
और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। संसद सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी मौजूद है, अधीर रंजन चौधरी, पीयूष गोयल भी बैठक में इस वक्त मौजूद है, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह भी बैठक में मौजूद है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत होनी, लेकिन उससे पहले भी देखिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई दिग्गज चेहरे इस वक्त मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहे राजनाथ सिंह भी जब बैठक की ओर जाते हुए, क्योंकि बैठक की जब शुरुआत हो रही थी उसके पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। एक एक करके तमाम दिग्गज नेता यहां पहुंचे बैठक के लिए और सर्वदलीय बैठक की शुरुआत में बैठक में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी मौजूद बताए जा रहे, तो वही अधीर रंजन चौधरी भी इसी बैठक में मौजूद है, पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह भी बैठक का हिस्सा बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली में संसद सत्र की शुरुआत होनी है और संसद सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दरअसल ये कोशिश की जा रही है कि पहले से रणनीति तैयार की जाए। और गिरफ्तारी की खबरों के बीच गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। दरअसल गैंगस्टर गोल्डी ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में दावा किया है कि उसे ना तो पकड़ा गया और ना ही वो कभी अमेरिका में था। इंटरव्यू के मुताबिक बराड़ का कहना है कि गिरफ्तारी की खबरें झूठी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। हम आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भगवंत मान ने दावा करते हुए कहा था गोल्डी बराड़ को लेकर कि गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में ही हिरासत में ले लिया गया है। वहीं गोल्डी बराड़ के इस कथित दावे के सामने आने के बाद से बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि चुनाव में वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवंत मान ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कथित मास्टरमाइंड है और साथ ही जिस इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं उस इंटरव्यू में एक शख्स जिसने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया, लेकिन इसकी पुष्टि भारत 24 नहीं करता। तो इंटरव्यू के अनुसार गोल्डी बराड़ का ये कहना था कि गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल झूठी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें कि गोल्डी बराड़ के नाम से एक शख्स जुड़ा जिसने ये दावा किया कि मैं गोल्डी बराड़ बात कर रहा हूं और उसने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की खबरें सरासर गलत है, मैं कभी अमेरिका में था ही नहीं और ये झूठ फैलाने की कोशिश मेरी गिरफ्तारी को लेकर के की गई है। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। सत श्री अकाल जी। कल ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भगवंत मान ने एक क्लेम किया कि पंजाब की सरकार ने एक मोस्ट वांटेड जिहड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ उन्होंने फड़ लिया गया। मैनू भी बड़ी इस गल की तसल्ली होंदी और खुशी भी होंदी कि जे इस गल 'च कोई सच्चाई होंदी। मुख मंत्री होन, गुजरात की इलैक्शन चल रही होवे, गुजरात की इलैक्शन 'च फायदे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलना, सिद्धू मूसेवाले के परिवार नाल धरो कमाना क्योंकि उहदे 'च वो आरोपी है, इस तरीके की जो पॉलिटिक्स खेडी जा रही है उस गल का बड़ा दुख है। जब मेरे वर्गे नाचीज इंसान को इस गल का पता है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि गोल्डी बराड़ हले फड़िया नहीं गया और गोल्डी बराड़ नूं फड़न का कोई प्रोसीजर एडा सौखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्यों दी? और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
गोखले पर मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि साकेत गोखले सोमवार रात 9 बजे नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर के जयपुर पहुंच गए थे। यहां लैंड करते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि साकेत गोखले सोमवार रात 9 बजे नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर के जयपुर पहुंच गए थे और यहां लैंड करने के तुरंत बाद ही गुजरात पुलिस जो पहले से वहां मौजूद थी उन्होंने दरअसल गिरफ्तार कर लिया। और यह बताया जा रहा है कि टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी इस कारण से की गई क्योंकि मोरबी हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खराब करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। एक बयान जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत गुजरात पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया और टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया जयपुर एयरपोर्ट पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बिहार के भागलपुर से है। दरअसल बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल पैसों के विवाद में आरोपी शकील मियां और उसके एक साथी ने धारदार हथियार से बीच बाजार में महिला पर हमला कर उसके शरीर के कई अंग काट डाले। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक आरोपी महिला को शत विशत कर हथियार लहराता हुआ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शकील की महिला के साथ पैसों को लेकर के पहले भी कई बार झड़प हुई थी, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके की हैवानियत वाली वो खबर सामने आ रही, कितना दर्दनाक मौत देने की कोशिश इस आरोपी की तरफ से की गई। और ये कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल इसने किया था, धारदार हथियार से एक महिला के अंगों को काटा। और वहीं आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आईटी का छापा देखने को मिला है। तेलंगाना के हैदराबाद में भी आईटी का छापा पड़ा। हैदराबाद के बंजारे हिल्स पर छापेमारी की गई। जुबली हिल्स सहित कई जगहों पर छापा दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं वामसी बिल्डर्स के, जहां पर लगातार ये छापेमारी जारी है। आंध्र प्रदेश में 2 नेताओं के घर पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंची हुई थी। आयकर विभाग लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है और ये ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आईटी का छापा एक बार फिर से देखने को मिला है, क्योंकि लगातार कई ऐसे जगह हैं जहां आईटी छापेमारी इन दिनों कर चुकी है और अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आईटी की छापेमारी लगातार जारी है और तेलंगाना के हैदराबाद में भी आईटी का छापा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जरा ये जानकारी दीजिए कि हैदराबाद में जिस तरीके से छापेमारी आईटी की टीम की तरफ से जारी है, क्या अभी तक कोई अहम सबूत हाथ लगे हैं और किन आधार पर ये छापेमारी जारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य दोनों में छापे पड़े हैं। तेलंगाना में हैदराबाद में छापा पड़ा है। हैदराबाद में जहाँ पे बंजारा हिल्स बहुत पॉश इलाका है, उसके अलावा जुबली हिल्स सहित कई और जगह पे छापा पड़ा है। ये वामशीराम बिल्डर्स हैं, उनके ठिकानों पे छापा पड़ा है। वामशीराम बिल्डर्स के ठिकानों पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी छापा पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में एक और जो आईटी और जो छानबीन कर रही है वो 2 अलग अलग नेता हैं, एक जिसमें से एक सिटिंग एमएलए हैं वल्ला भनेनी, और उनके अलावा एक और वाईसीपी के नेता हैं देवी नैनी। इन दोनों के घरों पे भी छापा पड़ा है और जानकारी अभी ये मिल रही है कि जिसमें मैं आपको बता दूं वामशीराम बिल्डर्स के ऊपर इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि इन्होंने वाईसीपी के नेताओं को कुछ जो है जमीन देने का मामला है, जिसको लेकर ये छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। और मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा तो और चीजें खुल के आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड मामला है। ये नेताओं का और जो बिल्डर्स के ऊपर जो छापा पड़ा है, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है।